ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहां पर 4 जुलाई के सभी करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक सेशन को देखिएगा। आप सभी का एक बार फिर से क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिएगा। रिलैक्स हो जाइए, पूरे सेशन को आखिरी तक आराम से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 जुलाई में किस राज्य को 8 नए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुए हैं? तो वो राज्य जिसे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए 8 नए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए, ये राज्य है भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 8 प्रोडक्ट को मिले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में। हम बात करेंगे प्रोडक्ट की कि कौन कौन सा है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के पास अलग अलग प्रोडक्ट पर 17 प्रोडक्ट पर जीआई टैग है हिमाचल प्रदेश राज्य के पास। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने के कारण अगर उसका कोई स्पेशल गुण है, कोई यूनिकनेस है, तो उसे जीआई टैग दिया जा सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ती है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ावा मिलता है, और उससे जुड़े हुए जो भी बिजनेस हैं, किसान हो या फिर कोई भी अदर बिजनेस हो, वो भी रन करते हैं और लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी और किसी राज्य की या देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी इससे काफी मदद मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश के 8 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। आपको पता होना चाहिए जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए ही मान्य होता है, उसके आगे फिर से कंटिन्यू करना है तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है। अब 8 प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश के जिसके लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया, तो सबसे पहला है सीबकथ्रॉन। ये एक प्रकार का औषधि पौधा है सीबकथ्रॉन, इसके लिए जीआई टैग दिया गया हिमाचल प्रदेश राज्य को। एक है हमारे पास सलोनी सफेद मक्का, ये हो गया। एक चंबा मेटल आर्ट, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में काफी फेमस है, मेटल आर्ट है, मेटल की अलग अलग चीजों को बनाया जाता है। फिर एक है सिरमौरी लोहिया, ये एक प्रकार का ऊनी चादर है सिरमौरी लोहिया, इसे भी जीआई टैग दिया गया। एक आता है किन्नौरी टोपी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में वहां की जो ट्रेडिशनल टोपी है वहां के स्थानीय लोगों की, उसे जीआई टैग दिया गया। ये तो आपने काफी लोगों को देखा होगा, ये पहनते भी हैं, हिमाचल प्रदेश की टोपी है। एक किन्नौरी एप्पल है, किन्नौर में पाए जाने वाला, यहां उगाए जाने वाला एप्पल, इसे जीआई टैग दिया गया। किन्नौरी ज्वेलरी को जीआई टैग दिया गया। और एक है सिपुवाड़ी, ये एक प्रकार का व्यंजन है, ट्रेडिशनल या पारंपरिक व्यंजन, जिसे जीआई टैग दिया गया। तो ये 8 प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य के जिन पर हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं। यह एक्ट है 1999 में लाया गया था और इसे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था 2003 में, और इसी के आधार पर इंडिया में अलग अलग उत्पादों को, प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004-2005 में, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के मिजोरम राज्य के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, एम लखेरा, ठीक है ना। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर एम लखेरा 88 ईयर की एज में उत्तराखंड के देहरादून में इनका निधन हो गया। वैसे ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से ही रहने वाले थे, वहीं के रहने वाले थे। भारतीय सेना में एक सीनियर ऑफिसर थे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद ये अलग अलग राज्यों में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। सबसे पहली बार ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के, और इसी टाइम पीरियड में इन्होंने कार्यवाहक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पद, एडिशनल चार्ज संभाला है अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। तो देखिए, सबसे पहली बार पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए 2004 में, रिटायरमेंट के बाद 2006 तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे पौंडीचेरी के। इसी टाइम पीरियड में अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इन्होंने पद संभाला, हालांकि ये एडिशनल चार्ज था,
अतिरिक्त प्रभार 2005-2006 में। फिर ये मिजोरम के 8वें गवर्नर बनते हैं 2006 में, और 2006 से 2011 तक 5 साल तक मिजोरम के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अब फाइनली 88 ईयर की एज में उत्तराखंड के देहरादून में एम लखेरा का निधन हो गया। ठीक है, तो 2 राज्यों के वैसे अगर फुल ड्यूटी देखें तो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडिशनल चार्ज अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इनके पास रहा, और गवर्नर किस राज्य के रहे तो ये मिजोरम राज्य के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले होकाटो होटोजे सेमा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? नाम थोड़ा सा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से बिलोंग करते तो नाम थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। होकाटो होटोजे सेमा ये भारत के पैरा शॉटपुट खिलाड़ी हैं F57 कैटेगरी में। जो पैरा शॉटपुट की एक कैटेगरी होती है ना, मतलब जो दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एक कैटेगरी है F57 कैटेगरी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, पैर नॉर्मली वो विकलांग होते हैं किसी भी तरीके से, या तो जन्म से या फिर किसी इंसिडेंट के कारण या कोई एक्सीडेंट के कारण अगर विकलांगता है तो उस कंडीशन में ये F57 कैटेगरी होती है, पैरा शॉटपुट की कैटेगरी है। इसमें भारतीय खिलाड़ी हैं होकाटो होटोजे सेमा। इन्होंने शॉटपुट जो पैरा शॉटपुट F57 कैटेगरी उसमें वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 14.65 मीटर का जो व्यक्तिगत कैटेगरी होती है ना, इंडिविजुअल कैटेगरी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नागालैंड से हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं पैरा एथलीट होकाटो होटोजे सेमा। मेंस शॉटपुट F57 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने हासिल की है। ओके, इंडियन आर्मी के 9th असम राइफल में सूबेदार हैं ये। 2002 में एक लैंड माइंस ब्लास्ट में इनका एक पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है, इनको अपना लेफ्ट पैर गंवाना पड़ता है और उसके बाद ये शॉटपुट खेलना शुरू करते हैं। भारत के पहले पैरालंपियन हैं जिसे अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पैरा शॉटपुट खिलाड़ी इंडिया के बहुत ही फेमस होकाटो होटोजे सेमा कहां से हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। शॉटपुट की F57 कैटेगरी में ये खेलते हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये इजी था, इसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन इनको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। I2C प्रोजेक्ट किन 3 देशों को जोड़ने वाला सबमरीन केबल सिस्टम है? तो एक प्रोजेक्ट को रिसेंटली अनाउंस किया गया है, लॉन्च किया गया है I2C प्रोजेक्ट, और ये 3 देश इसमें शामिल है। 3 देशों को जोड़ने वाला एक सबमरीन केबल सिस्टम है। इसमें 3 देश है, इंडिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। इसमें क्या किया जा रहा है, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा रहा है, सबमरीन केबल भी हम इसको बोल सकते हैं, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। आपको पता है जो वर्ल्ड की 80% जो इंटरनेट नेटवर्क है ना, वो मरीन फाइबर केबल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, और उसी के माध्यम से ये जो इंटरनेट की केबल है ये समुद्र में बिछी हुई है। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इन तीनों देशों में सुनिश्चित की जा सके, इसलिए इन तीनों देशों के मध्य में एक ट्रीटी हुई है जिसका नाम है I2C, है ना, सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। 3 देशों के मध्य का है, लगभग 3600 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक अंडर सी केबल सिस्टम यहां पर बिछाया जाएगा। कितना किलोमीटर? 3600 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक अंडर सी केबल सिस्टम बिछाया जाने वाला है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को कनेक्ट करेगा। ये जो अंडर सी केबल सिस्टम है ना, इसकी 2 लैंडिंग पॉइंट इंडिया में होगी, एक आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में होगी और एक साउथ चेन्नई में होगी, तमिलनाडु में। अब आप बोलेंगे सर ये लैंडिंग पॉइंट क्या हुआ? अब क्या होता है, बिछी तो समुद्र के अंदर है, लेकिन इनका एक सिरा होता है जो कि कहीं कहीं पर समुद्र के बाहर लाया जाता है, ताकि इंटरनेट भी तो चाहिए।
तो ये समुद्र में फैली हुई है। अब इनके कुछ 2 सिरे इंडिया में बाहर निकलेंगे, समुद्र से इनको किसी सिटी में लाया जाएगा, मतलब समुद्र तट पर ऊपर इनको निकाला जाता है और यहां से जो लोकल नेटवर्क होता है उससे फिर इसको कनेक्ट किया जाता है और लोकल नेटवर्क फिर बेस्ट हो जाता है और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये होते हैं लैंडिंग पॉइंट जहां पर ये समुद्र से केबल बाहर की तरफ आती है। तो इंडिया में ऐसे 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो I2C प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर के बीच में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, डेटा ट्रांसफर को और ज्यादा तेज करना और ज्यादा सेफ करना, डिजिटल इकोनॉमी और बिजनेस को बढ़ावा देना, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर जैसी जो सर्विसेज हैं उनको और ज्यादा इन देशों में मजबूत किया जा सके, ठीक है। 2029 तक ये पूरी तरीके से बन के कंप्लीट होने की संभावना है। तो आई होप यहां पर आप सबमरीन केबल के बारे में भी समझ गए होंगे कि यह क्या है। समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल की यहां पर बात की जा रही है, जिससे इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, डेटा को और ज्यादा तेज और सुरक्षित उनको ट्रांसफर किया जा सके, आदान प्रदान उनका किया जा सके। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? I2C प्रोजेक्ट। कौन से 3 देश शामिल है? क्वेश्चन हमारा ये था, इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। इसी के साथ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीकेट्रिक एप्लीकेशन पर मानसून सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। एक वीक आपकी लगभग ये सेल रहेगी, 4 से लेकर 12 तारीख तक आपको ये सेल कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। सारे कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी देखने को मिल जाएंगे। काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर जाकर लगा सकते हैं। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाता है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आरबीआई में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुलाई 2026 में अपॉइंट किए गए रवि शंकर, ठीक है ना। तो रवि शंकर को हाल ही में आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। पहले रवि शंकर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में एडवाइजर इन चीफ के पद पर काम कर चुके। 3 डिकेड से ज्यादा का इनको अनुभव है बैंकिंग क्षेत्र में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेप्ट मैनेजमेंट, सेटलमेंट सिस्टम। 3 दशक, 30 साल से ज्यादा का इनको अनुभव है। इसलिए अब रविशंकर को आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है। वैसे आरबीआई में 1 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होते हैं, पर जुलाई 2026 में यह नई नियुक्ति है, तो इनको याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या? वो जो कि एग्जीक्यूशन को संभालते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई के कई जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं इनकी निगरानी में होते हैं, है ना। पॉलिसीज को लागू करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है ना। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। एक गवर्नर आरबीआई के, 4 डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काफी सारे होते हैं। वर्तमान में 17, लेकिन इनकी संख्या समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1934 में की गई थी। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पर रिजर्व बैंक बना था 1935 में। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर के पद पर है। एक ही गवर्नर होते हैं, तो कौन है? संजय मल्होत्रा। भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो प्लेसेस हैं, उनके डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसने समझौता किया है गूगल इंडिया के साथ में। ऐसा एक समझौता मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी किया है सिंहस्थ 2028 के लिए, वो भी गूगल के साथ ही किया गया है। और अब मध्य प्रदेश के अब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल इंडिया के साथ नई दिल्ली में एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ड्राइवन इंसाइट्स और गूगल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं
उन सभी को डिजिटली प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पर, ओके, ताकि ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में इंडिया को डेवलप किया जा सके। तो इसके तहत डिजिटल टूरिज्म प्रमोशन, एआई बेस्ड एंगेजमेंट टूल, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कैंपेनिंग ऑप्टिमाइजेशन पर कार्य किया जाएगा। ऑल ओवर गूगल के पास जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी फीचर्स है, उन सभी का यूज किया जाएगा भारत में जो टूरिज्म इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेस है जो कि हिडन है, उन सभी को ग्लोबली प्रमोट करेगा गूगल इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ गूगल इंडिया की ये साझेदारी हुई है, ये एक समझौता साइन किया गया है। वैसे इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनको प्रमोट करने के लिए एक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन भी लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ही कैंपेन था, 2002 में चलाया गया था, इनक्रेडिबल इंडिया। अगर आप थोड़ा सा 2010-8 इसके आसपास के अगर आपको एड याद होंगे तो इनक्रेडिबल इंडिया का एड आता था अतुल्य भारत का। तो वो जो कैंपेन है ना 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही शुरू किया था। भारत में मिनिस्टर, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म मिनिस्टर है भारत में, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का हेडक्वार्टर है राजधानी में नई दिल्ली में। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए किस रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास और निर्माण की घोषणा की है? तो इंडिया और जापान ये दोनों एक रक्षा प्रणाली को संयुक्त रूप से डेवलप करेंगे, निर्माण करेंगे इंडियन नेवी के लिए। इस रक्षा प्रणाली का नाम है यूनिकॉर्न मास्ट। क्या नाम दिया गया है? यूनिकॉर्न मास्ट। तो इंडिया और जापान के अभी इंडिया जापान एनुअल समिट का आयोजन किया गया था। यह 16th इंडिया जापान एनुअल समिट था। इसमें इंडिया और जापान के मध्य में एक डील हुई है। इंडियन नेवी के लिए यूनिकॉर्न पास्ट नाम का एक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। यूनिकॉर्न पास्ट इसका नाम है। इसे जॉइंट रूप से डेवलप करेंगे इंडिया और जापान की अलग अलग कंपनीज, ठीक है ना। तो दोनों देशों की पहली जॉइंट डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, जिसका नाम है यूनिकॉर्न मास्ट। भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जापान की साझेदारी के साथ मेक इन इंडिया के तहत इस मास्ट का निर्माण किया जाएगा और भारतीय युद्धपोतों में इसे जो वॉरशिप है इंडिया की उसमें लगाया जाएगा। देखिए यूनिकॉर्न पास्ट क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो यूनिकॉर्न मास्ट, सॉरी पास्ट बोल रहा हूं, यूनिकॉर्न मास्ट की बात करें तो एक आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार और कम्युनिकेशन मास्ट है। पहले क्या होता था कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एंटीना का यूज किया जाता था। जो हमारे युद्धपोत है ना उसमें क्या होता था, पहले युद्धपोत में कई सारे अलग अलग एंटीना होते थे। जैसे रेडियो एंटीना अलग होता था, कम्युनिकेशन एंटीना अलग होता था, नेविगेशन का एंटीना अलग होता था, टैक्टिकल एंटीना अलग होता था। इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एंटीना का यूज किया जाता था। इससे क्या होता था, जो नॉर्मली युद्धपोत होते थे, जहाज होते थे, वो बड़े दिखाई देते थे। किसी भी रडार, सोनार इनकी नजर में आने के इनके चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अब जो डेवलप किया जा रहा है वो यूनिकॉर्न मास्ट है। अलग अलग एंटीनास को एक ही सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा और पर्टिकुलर एक ही सिस्टम को यहां पर स्थापित किया जाएगा। यूनिकॉर्न मास्ट में, मास्ट का अर्थ होता है वॉरशिप पर लगा हुआ ऊंचा टावर, ठीक है। तो एक ही टावर से सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा और एक ही सिस्टम से, एक ही एंटीनर से, एक ही टावर से सारे सिस्टम आराम से ज्वाइंट होंगे। रडार, एंटीना, कम्युनिकेशन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें लगाए जाते हैं। तो एक ही टावर में ये सारे लगाए जाएंगे। एक सिंगल टावर होगा अलग अलग एंटीना की जगह और इससे सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो हमारी वारशिप जो है और ज्यादा उन्नत हो जाएगी, ठीक है। इसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है। बेनिफिट क्या है, बेहतर कम्युनिकेशन और ज्यादा सिक्योरिटी और नेवल वॉरफेयर के लिए, जो आधुनिक नेवल वॉरफेयर है उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है काफी उन्नत है। नाम क्या है, यूनिकॉर्न मास्ट। इंडिया और जापान मिलकर इसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है एसोचैम ने। एक संस्था है, इसका आयोजन कहां किया गया? कॉन्फ्रेंस का आयोजन या समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत,
इस एक थीम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आयोजन करवाने वाली संस्था है एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, उनका एक संगठन है ना, जो कि भारत में इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। एसोसिएशन होते हैं ना सभी चीजों के, मजदूर एसोसिएशन हो सकता है, किसी दुग्ध संघ का एसोसिएशन हो सकता है, उस तरीके से एक एसोसिएशन है किसका, भारत में इंडस्ट्रीज का। तो एसोचेम इसे शॉर्ट में कहा जाता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर यहां पर चर्चा की गई है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या है? जो ई व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल को बढ़ावा देना, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कहलाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। तो यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी सप्लाई चेन, इनको हम कैसे उन्नत कर सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया एसोचेम के द्वारा। संस्था क्या करती है, मैंने आपको बता दिया। भारत में उद्योग, व्यापार, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार और जो इंडस्ट्रीज है उनके बीच में एक ब्रिज के रूप में ये काम करती है। 1920 में एसोचेम की स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। निर्मल के मिंडा इसके अध्यक्ष के पद पर हैं करंटली। भारत ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट किस देश की कंपनी के साथ किया है? इंडिया ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट यह किया है जापान की कंपनी के साथ। ठीक है क्या समझो, यहां पर ग्रीन मेथनॉल को भी समझना पड़ेगा कि ग्रीन मेथनॉल क्या है, किसमें यूज आता है, लेकिन पहले हम आंसर ले लेते हैं। भारत की ACME ग्रीन मॉलिक्यूल्स बिजनेस एक कंपनी है, ग्रुप है। इसने जापान की एक दूसरी कंपनी के साथ समझौता किया है ग्रीन मेथनॉल की लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट पर। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि भारत कई वर्षों तक जापान को ग्रीन मेथनॉल सप्लाई करेगा, यह समझौता हुआ है। देखिए, भारत का पहला ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील है। आज तक ग्रीन मेथनॉल के सप्लाई पर इंडिया ने किसी भी देश के साथ इतनी बड़ी डील नहीं की। ये पहली है ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील इंडिया की। तो किस देश की कंपनी के साथ की है? मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी है, जापान की कंपनी। तो इंडिया की और जापान की कंपनी के मध्य में यह डील हुई है। इसके तहत प्रति वर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल इंडिया जापान को बेचेगा। अब देखिए, उत्पादन भारत में ओडिशा के पारादीप में ACME प्लांट पर किया जाएगा, जो कंपनी का नाम है उसका प्लांट है। अब देखिए, ग्रीन मिथेनॉल क्या है? एक लो कार्बन फ्यूल है। नॉर्मल जो साधारण मिथेनॉल होता है ना, उसको कोल, ऑयल या नेचुरल गैस से बनाया जाता है। तो ये मेथनॉल अगर जब फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है तो ये CO2 बहुत ज्यादा छोड़ता है। जब हम ग्रीन मेथनॉल की बात करते हैं तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इनके थ्रू बनाया जाता है। तो ग्रीन मेथनॉल कम CO2 का या ना के बराबर CO2 का उत्सर्जन करता है। मुख्य रूप से जो शिप से उनमें इसका यूज किया जाता है ग्रीन मेथनॉल का मेरीन फ्यूल के रूप में, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। तो अभी तक तो मेथनॉल बन रहा था, लेकिन अब ग्रीन मेथनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये एक लो कार्बन फ्यूल है। तो शिप, जहाज, इनमें ये मरीन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो जापान की कंपनी के साथ हमारी डील हुई है, ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील है ये इंडिया की पहली, जो कि किसी अदर देश के साथ हमने की है। लास्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 में कब मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जो डे है ना, ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। अब जुलाई का पहला सैटरडे कब है? आज। तो 4 जुलाई को 2026 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, सहकारिता या कोऑपरेटिव समझते हो क्या होता है? वो भी समझ में आ जाएगा। पहले इधर देखो, उद्देश्य कोऑपरेटिव्स के बारे में लोगों को अवेयर करना।
सहकारिता के प्रति लोगों को जागरूक करना, सहकारिता को बढ़ावा देना, जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी जो कंपनीज होती है उनको बढ़ावा देना, ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। 2026 में क्योंकि पहला सैटरडे 4 जुलाई को है तो ये 4 जुलाई को मनाया जा रहा है, जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 1992 में से मान्यता दी थी, लेकिन पहली बार ये 1995 में बनाया गया था और 1995 से जुलाई के पहले सैटरडे में ये मनाया जाता है। 2026 में कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की। कोऑपरेटिव्स को समझो कि ये क्या होता है। देखिए, ऐसी संस्था या कंपनी जो कि जिसमें कई लोग एक साथ मालिक होते हैं, मतलब कोई सिंगल मालिक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं और सब एक बराबर मालिक होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कोऑपरेटिव्स कहलाता है, सहकारिता। भारत में जो अमूल है ना, वो सहकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमूल जो दूध उत्पाद है और जो इफ्को है खाद्य उत्पाद, ये कोऑपरेटिव कंपनीज ही है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है। अमूल का कभी नहीं सुनोगे कि कोई एक मालिक है, बल्कि जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था वो संयुक्त रूप से इसके मालिक है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 2012 को पहला इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया था और 2025 को दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जुलाई के पहले सैटरडे को। इस साल ये आज है 4 जुलाई को। ठीक है। तो 4 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। 77th वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से लेकर 7 जुलाई तक। चर्चा में रहा मोगला पोर्ट कहां है? बांग्लादेश में है ये। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ 2026 में? 139। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 14 जुलाई 2027। भारत के उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। आईसीसी मेंस T20 बैटिंग रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 2010 में यह लाया गया था। पूर्वोत्तर भारत एवं पूर्वी हिमालय से खोजी गई नई ब्लाइंड फिश प्रजाति का नाम क्या है? गिटचक नकाना। किस राज्य सरकार ने 2026 से 2036 तक के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो यह है भारत का ओडिशा राज्य। ओके, तो यह हो गए हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1904 में की गई थी। खीर भवानी मेला यह आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक खालिद अल इनानी को नियुक्त किया गया, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। ठीक है, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।